नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर यूएस फेड मीटिंग के बाद अनएक्सपेक्टेड लाइंस, जहां पर हमने रेट्स में कोई छेड़छाड़ होते हुए नहीं देखी। बट द पॉइंट बीइंग कि फेड चेयर ने ये ज़रूर कहा कि अगर इन्फ्लेशन इसी तरह रहेगा तो रेट्स बढ़ाई जा सकती हैं। साथ ही साथ 12 में से 3 ऑफिशियल्स ऐसे रहे जिन्होंने रेट बढ़ाने की बात भी कही। तो क्लियरली एक यूनानिमस वोट ये नहीं था कि रेट नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। और ये जो शिफ्ट है वहाँ पर यूएस फेड मीटिंग में आता हुआ, क्या उसका इम्पैक्ट सोने चांदी पर रह सकता है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर कॉटन की, जहाँ पर लगातार बुआई का इलाका हमने माइनस में रहता हुआ देखा है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसके क्या मायने हैं कॉटन क्रॉप के लिए, इस पर भी होगी बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले, सीएआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा एंड केरिया एडवाइजरी से अजय केरिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले सोने चांदी के साथ कर लेते हैं। अजय, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को, क्योंकि जस्ट बिफोर यूएस फेड मीटिंग हमने यहाँ पर 4000 का लेवल नीचे टूटता हुआ देखा। यूएस फेड मीटिंग के बाद 4080 तक के लेवल्स बनते हुए नजर आए। यानी कल फेड मीटिंग से पहले और बाद में सोने ने $100 तक की मूवमेंट यहां पर दिखाई। कैसे इसे रीड करते हैं, और जिस तरह से यूएस फेड की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जो गाइडेंस है, उसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है आगे जाकर? नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल पिछले 2 दिनों से हमने देखा मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, ना $4000 के नीचे जा पा रहा था। बट कल शाम 9 साढ़े 9 बजे जब 4000 के नीचे गया, तब ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा फॉल देखने मिल सकता है। बट सरप्राइज रहा, सरप्राइज नहीं रहा। इनफैक्ट ये बोलना चाहिए कि बीच में ये कुछ रिपोर्ट ऐसी आ रही थी कि 40% पॉसिबिलिटी के कल की बैठक में ही हम रेट हाइक देख ले, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और सितंबर का रेट हाइक मुझे लगता है धीरे धीरे प्राइस इन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है डॉलर इंडेक्स। विक्स इस वक्त 19.5-20 के करीब है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स बिल्कुल भी इंचअप नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गोल्ड सपोर्ट लेता हुआ जरूर दिखा रहा है। बट हाँ, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी मुझे लगता है कि पूरे अगस्त मंथ में हम देखेंगे, बिकॉज जिस ढंग से कच्चा तेल फिर से एलिवेटेड लेवल्स पे बना हुआ है, ये इन्फ्लेशन के कंसर्न्स कंटिन्यू रखेगा। तो मेरा मानना है कि कल की फेड की बैठक के बाद यस, एक बड़ा फ्री फॉल जैसी सिचुएशन तो नहीं रहेगी मार्केट में, बट कोई बड़ा तेजी भी नहीं दिखाई देगा। पूरे अगस्त मंथ में हम देखेंगे प्राइजेस 3920 से लेकर 4180 के इस बड़े दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा सोना। अजय, गोल्ड सिल्वर रेशियो एज ऑफ नाउ क्या है? 70 के नीचे, 65 के भी नीचे है एक्चुअली। इसका क्या इम्पैक्ट आप गोल्ड एंड स्पेशली सिल्वर पे आता हुआ देखते हैं? हाँ, देखिए गोल्ड सिल्वर रेशियो एक प्रॉपर इंडिकेटर है जो बता देता है कि मार्केट में हो क्या रहा है। एज ऑफ नाउ गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर हम देखते हैं तो करंटली ये 70 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में 65 जरूर दिख रहा है, बट इंटरनेशनल 70 के करीब है। जैसे हमने उम्मीद की थी कि फरवरी में 44 का लो लगाने के बाद 72 तक का लेवल एक्सपेक्टेड था, और एग्जैक्टली हमने जुलाई महीने में देखा कि 72 60 तक का लेवल दिखाकर अब ये धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहा है। हमारा मानना है कि अगस्त मंथ में हम इसमें गिरावट देखेंगे, जो करीबन 63 से 64 तक का लेवल दिखाई देता है। इसका मतलब है चांदी आउट परफॉर्म करने के चांसेस है। तो या तो गोल्ड स्टेबल रहेगा या चांदी में कुछ बड़ा जंप आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके लिए $60 का लेवल तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल साइड डिमांड, ईवी, सोलर पैनल, वहां पे कोई कमी नहीं आई है। डेफिसिट कंटिन्यू चल रहा है, बट वी नीड टू ब्रेक 60 लेवल। तो एज ऑफ नाउ वी कैन से 53 से लेकर 60 या 61 तक का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। मिड ऑफ अगस्त में हमें लगता है कि 8-10 दिन के बाद हम स्लोली एंड स्टडीली 60 का लेवल तोड़कर 68 तक पहुंच पाएंगे। तो चांदी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है अभी भी सोने के मुकाबले। पॉइंट टेकन। पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कैसे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्राइसेस, और क्या वो अगस्त वाली प्री बुकिंग, प्री बाइंग कुछ स्टार्ट होते हुए देखी है हमने? मॉर्निंग मनीषा। यस, ऑफ कोर्स गोल्ड काफी पॉजिटिव है एज कंज्यूमर डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और हमारी जो सीजन आती है इस साल 1 महीने की अधिक मास के वजह से हमारी सीजन थोड़ी पोस्टपोन हो जाती है ऑस्पिशियस पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एंड अगस्त बिकम्स रक्षाबंधन, एंड ये हमारी बेंचमार्क होती है फॉर द फेस्टिव सीजन टू स्टार्ट विथ। तो ये हिसाब से वी आर सीइंग इट क्वाइट पॉजिटिवली। एंड ऑल्सो जो इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए एज ए इंडस्ट्री, वी हैव IIJS शो, जो हमारी ट्रेड शो होती है, ये अगले हफ्ते शुरू होती है। तो इसमें भी हमारी काफी बेंचमार्क्स क्रिएट होते हैं फॉर द कमिंग सीजन। कितनी मोरल हाई है ट्रेड की फॉर द फ्यूचर बाइंग, एंड एज एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर कंज्यूमर डिमांड, ये हमारे लिए एक अच्छी बेंचमार्क स्थित हो जाती है। So hopefully by next week we'll see the entire country coming up in IIJS and looking at buying for the season also.
जो बाइंग है और जिस तरह के प्राइसेस फिलहाल हैं और मार्केट्स एंटिसिपेट कि यहाँ एक ब्रेकआउट अगर देखने को मिले तो प्राइसेस और यहाँ से हाई जाएंगे, लेकिन किस तरह की बाइंग है राजीव? वी अंडरस्टैंड एक तो लग्जरी बाइंग है जो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करती इन द सेंस कि उसमें डिमांड में गिरावट नहीं आती है। ऑन द अदर साइड जो वॉक-इन्स हैं, जो बजट बाइंग है, वो फिर किस तरह से है? So, the morale in the metal is very high. So, people have assumed that the current price is the lower end, and we only look at higher price going down the season. Diwali, we have already anticipated over 1,70,000 rupees as a benchmark price. So, वो हिसाब से consumers are able to pre-book now, go ahead in buying for the new season, and invest as an investor also in the commodity today, that the future price is going to go higher. So overall morale is very high. Of course, there are different aspects of consumer demand, which is, as you said, luxury and investor demand. Both of them are looking positive from the gold investment point of view also. राजीव, एज ऑफ नाउ यहाँ पर एक्सचेंज का क्या सीन है और दूसरा लाइट वेट्स में क्या यहाँ पर ज़्यादा फोकस है? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडस्ट्री सीम्स टू बी टेलिंग अस। Yes. Of course, exchange has become the core focus of trade now. Earlier, जो हमारी exchange 20% की range में होती थी, today we have crossed 65 to 70% most of the time, and that has become an ease of business for the consumer also, because with the inflated prices, which is only increasing down the line, their budgets cannot be altered that easily. So, वो हिसाब से exchange has become a very big important aspect, and we at Poplay also have encourage this on the floor, and it's become at par exchange. So it's a very simple and scientific process of valuation to make it simpler for the customer and very transparent. So ये हिसाब से consumers are going ahead and removing or exchanging material which is lying idle at home and which has been passed on through generations, to make good use of the same material, into new jewelry. And lightweight jewelry, of course, there's a lot of technology involvement now in jewelry manufacturing. So electroforming and other machines along with CNC are being used to optimize the gold content in jewelry, which of course earlier was quite liberal as matter of manufacturing. अब ये काफी important हो गई है with CAD/CAM technology coming in, 3D printing and different ways of technology usage in gold, where we can anticipate and expect a gold weight to be judged correctly before it is manufactured. So वो हिसाब से the entire judgment of manufacturing has become accurate, and the consumer is able to get a product which is the way it's required. ऑलराइट, तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का काफ़ी बड़ा साथ है और उसका एक इम्पैक्ट हमने खरीदारी में आता हुआ देखा भी है। राजीव, बहुत शुक्रिया ऑलवेज साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली जैसे राजीव हमें कह रहे हैं, मोरल हाई है, एक्सचेंज हायर है, लाइट वेट ज्वेलरी यहाँ पर चल रही है, लग्जरी की अपनी डिमांड, अपना एक अलग सेगमेंट है, वो एनीवेज ठीक ठाक कर रहा है, और दिवाली की बाइंग यहाँ पर वापस बाजार में ऑलरेडी लौटती हुई नजर आई है। आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली के साथ फिलहाल कारोबार होता हुआ नजर आया है। अजय, कैसे देखेंगे आप गोल्ड सिल्वर में? जैसे आपने कहा कि डिप्स पे बाइंग बेहतर रह सकती है, कॉपर में आप, जिंक में, लेड में कुछ समय से आपने बाय कॉल्स यहाँ पर दी हैं, करंट लेवल्स पे क्या राय है? मुझे लगता है कि पूरे बेस मेटल पैक के अंदर मार्केट जुलाई मंथ कंसोलिडेशन में ही था, बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि धीरे धीरे प्राइसेस पॉजिटिव साइड ही रहेंगे। खास करके कॉपर की अगर बात करें तो हमने 1320 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखा, तो 1325 में लीजिए, 1315 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1350 तक का लिमिटेड अपसाइड है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जल्द ये 1380 की तरफ बढ़ेगा। वहीं जिंक के अंदर जो सरप्लस हमने फर्स्ट क्वार्टर में देखा था, अब वो धीरे धीरे टूटते जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस 400 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी 377 में लीजिए, 370 का स्टॉप लॉस लगाइए, 390 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। एल्यूमिनियम, जैसे कि हम जानते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरा मूव कर रहा है, 9% की ग्लोबल सप्लाई है माफ कीजिए। जिस ढंग से एमिरेट की जो माइन से वापस रीस्टार्ट हुई थी, उसकी वजह से भाव में गिरावट आई थी, बट मुझे लगता है कि प्राइजेस एलिवेटेड लेवल पे ही रहेंगे। तो 338 पे लीजिए, 334 के स्टॉप लॉस से 345 का टारगेट है। कुल मिला के बेस मेटल में कॉपर और जिंक ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। कॉपर और जिंक पे यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, दोनों में यहाँ पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज आगे जाकर भी बरकरार रहेंगी। बात अब यहाँ पर कॉटन की कर लेते हैं और इस पर बात करने के लिए सीआईए के फॉर्मर प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हमारे साथ हैं। अतुल जी नमस्कार। सबसे पहले तो जो बुआई के नंबर्स हैं जो लगातार ऑन द वीकर साइड रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, चिंता है या आपको लगता है कि बुआई पिकअप करेगी? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। नहीं, चिंता का विषय नहीं है, बुआई कॉटन का बहुत पिकअप कर गया है।
और कल जो लेटेस्ट फिगर आए थे 102 लाख हेक्टर में कॉटन का सोइंग कंप्लीट हो चुका है, कंपेयर टू सेम टाइम लास्ट ईयर 105 लाख हेक्टर। तो अभी 2-3% पीछे है। कल पूरा सर्वे किया तो साउथ में जो तेलंगाना है वहाँ 10% सोइंग एक्सेस हुआ है, आंध्र प्रदेश में 30% सोइंग ज्यादा हुआ है, और अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी लास्ट ईयर से एट पार हो गया है, और नॉर्थ में थोड़ा 10% का सोइंग नॉर्थ इंडिया में कम है। तो ओवरऑल सोइंग बहुत पिकअप हो गया है। और अच्छी बात यह है कि अभी भी रोज 50,000 से 1 लाख हेक्टर में कॉटन का सोइंग हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर जो 110 लाख बेल का सोइंग हुआ था खरीफ सीजन में, वो हम क्रॉस कर जाएंगे और 120 लाख हेक्टर 10% इस साल कॉटन की सोइंग बढ़ती हुई नजर आ रही है मनीषा जी। ऑल राइट, तो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बुआई रह सकती है। 120 लाख हेक्टेयर टोटल यहाँ पर कॉटन की बुआई देखने को मिल सकती है। अतुल जी, जहां तक प्राइसेस की बात है उसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो काफी वॉलेटाइल रहा है, स्लाइटली ऑन द हायर साइड, लेकिन उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में कैसा रहा, और क्या ये एल निन्यो ईल्ड को लेकर भारत में कंसर्न्स हैं? जी, जरूर कंसर्न है। इसलिए मिलें जो है, स्पिनिंग मिल थोड़ी वरीड है कि अगर बारिश नहीं होती है तो क्रॉप कम हो जाएगा। तो उन्होंने इस साल स्पिनिंग मिल ने बहुत ज्यादा, अभी भी ओवरऑल ऐसा लगता है पूरे इंडिया में 75 to 80 डेज का मिलों के हाथ में माल है, और मिलें इंपोर्ट भी कर रही है, और लोकल कॉटन भी जो सीसीआई, एमएनसी, ट्रेडर, जिनर के पास करीब करीब 50-1 लाख गांठ पड़ी है, उसमें भी मिलें खरीदी कर रही है। तो डेफिनेटली अल नीनो का एक कंसर्न बना हुआ है। अगर जून महीने में बिल्कुल बारिश नहीं था, जुलाई का पूरा 2-3 राउंड बारिश का अच्छा आने से कॉटन की सोइंग तो पिकअप हो गई, तो अभी थोड़ा टेंशन कम है। मगर इंपोर्ट बहुत कर रही है मिले मनीषा जी। इस साल ऐसा लगता है कि 60 to 65 लाख बेल्स इंपोर्ट होगा, और ये ट्रेंड आने वाले वर्षों में भी इंपोर्ट का कंटिन्यू रहेगा ऐसा लगता है मनीषा जी। तो किस तरह का इंपोर्ट आप आता हुआ देखते हैं अतुल जी? और बिकॉज वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट भी ऑफ कोर्स काफी आया होगा, तो वो ड्यूटी फ्री पीरियड में कितना इंपोर्ट आया है और टोटल इंपोर्ट क्या आता हुआ नजर आ रहा है? जी, देखिए, पहले तो अक्टूबर से दिसंबर 25 ड्यूटी फ्री पीरियड था, 3 महीना, उसमें करीब करीब 25-30 लाख बेल्स आया। फिर जनवरी से मई तक ड्यूटी था, तो करीब करीब 10 लाख बेल वो पीरियड में बहुत कम आया। अक्टूबर तक ड्यूटी पीरियड है, तो हर महीने हमने देखा, मई महीने में 5 लाख बेल इंपोर्ट आया, जून महीने में 6 महीने का इंपोर्ट आया, और ऐसा लगता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जो ये और 4 महीने का ड्यूटी फ्री पीरियड है, उसमें भी एक 20 लाख बेल्स और आने की उम्मीद है। तो ज्यादा करके ड्यूटी फ्री पीरियड में ही इंपोर्ट आया मनीषा जी। और मिलों का डिमांड है कि नवंबर दिसंबर भी हमारे को ड्यूटी फ्री मिलना चाहिए। तो हमारे को लगता है कि वो भी गवर्नमेंट शायद उनको ये जो टेक्सटाइल का, गारमेंट का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए शायद 2 महीने का और एक्सटेंशन नवंबर दिसंबर तक दे देगी ऐसा लग रहा है। एक फाइनल मनीषा सवाल जी। अतुल जी, किस तरह से प्राइसेस आप आगे जाता हुआ देखते हैं यहाँ से? प्राइस अभी 65,000 के करीब है। ये भाव स्टडी रहेंगे मनीषा जी, क्योंकि स्पिनिंग मिलों को इस साल बहुत बड़ा प्रॉफिट है। आज की तारीख में अगर 65,000 में भी परचेस करती है तो मिलों को 25-30 रुपया किलो का प्रॉफिट मीडियम काउंट में है, और 80 to 100 रुपीस लॉन्ग स्टेपल में प्रॉफिट है। तो इस साल स्पिनिंग मिल के लिए बहुत अच्छा साल रहा। तो स्पिनिंग मिल लगातार कॉटन परचेस कर रही है, तो ऐसा लगता है कॉटन के भाव कम नहीं होंगे, क्योंकि स्पिनिंग मिल को प्रॉफिट है और वो परचेस कर रही है। अगर ओवरऑल देखें मनीषा जी, तो इस साल एक कहावत है कि फार्मर हैप्पी तो पूरी इंडस्ट्री हैप्पी। इस साल फार्मर को एमएसपी के ऊपर प्राइस मिले तो फार्मर हैप्पी है, तो ट्रेडर, जिनर, स्पिनिंग मिल सब ने इस साल अच्छा पैसा कमाया मनीषा जी। ओके, फार्मर हैप्पी तो मिल हैप्पी, और इसीलिए कॉटन की इंडस्ट्री यहाँ पर बेहतर नजर आई है। अतुल जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो थैंक तमाम यू। डिटेल्स के लिए भी।
वेल जाते जाते अजय के पास फिर चलते हैं, क्योंकि जो टॉप हेडलाइन आज के मार्केट्स में है वो अभी भी कच्चा तेल है अजय। और कल 8% की तेजी, कुछ मुनाफा वसूली इस वजह से आई है कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई कि बाबल मंदेब से हमने 39 वेसल्स क्रॉस होते हुए देखी हैं, जो जुलाई में शायद सबसे बड़ा आंकड़ा है अब तक। उसकी वजह से कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन ओवरऑल प्राइसेस आपको कैसे दिखते हैं? एज ऑफ नाउ तो मुझे लगता है प्राइजेस अनसर्टन ही रहेंगे, बिकॉज हमने देखा जो प्रपोजल यूएस की तरफ से गया था वो ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। आप देखिए सिनेरियो टोटली चेंज है, जहां पे ईरान रिजेक्ट कर रहा है आज की डेट में। तो आई थिंक ये कंसर्न्स कंटिन्यू चलते हुए दिखाई देंगे। एक ब्रॉडर रेंज हम पकड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ वॉलिटिलिटी विच इज $85 से $100 के बीच में। एक चीज और है, चाइना के जो इंपोर्ट है वहां पे भी हमने ड्रॉप आते हुए देखे। ओपेक की बैठक है, वहां से हम देखेंगे प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बट हूथीज, ब्लैक सी एरिया और स्टेट ऑफ हॉर्मज, यहाँ पे सप्लाई कंसर्न्स बने हुए जो प्राइजेस को एलिवेटेड रखेंगे। तो हो सकता है डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की जो मजबूती थी वो भी थोड़ी कम होती है, तो 8500 8600 तक का लेवल देख पाएंगे, बट ट्रेड लाइक सिचुएशन नहीं है, वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। पॉइंट टेकन। अजय, एक फाइनल सवाल यहाँ पर रुपए को लेकर, जहां पर पिछला हफ्ता इवन मोस्ट पार्ट ऑफ दिस वीक थोड़ा सा पॉजिटिव रहता हुआ नजर आया है, यहाँ पर क्या रेंज है? काफी सरप्राइज था जिस ढंग से फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे कंटिन्यू मेंटेन है, ये रुपए को मजबूती भी दे रहे हैं और साथ में आरबीआई इंटरवेंट भी था। डॉलर इंडेक्स 101 के नीचे था, इसलिए बार बार हम देख रहे हैं 95 40 50 का सपोर्ट ले रहा है। बट मुझे लगता है कच्चा तेल अगर 90 के ऊपर कंटिन्यू एलिवेटेड रहता है एक, और मानसून को चिंता जो है वो कंटिन्यू रहेगी, जो फिर से प्राइजेस को 96.15 से 96.20 तक का लेवल दिखा सकती है। पॉइंट टेकन अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स कमोडिटीज, करेंसी, सब पर अजय केडिया की राय आती हुई, जिसके ऊपर आप ट्रेड भी कर सकते हैं। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि 10 साल की बॉन्ड डील बढ़त के साथ यहां पर खुलती हुई नजर आई है, और वो क्लियरली यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स को फॉलो कर रही है, जहां पर हमने उछाल आता हुआ देखा। ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस यूएस फेड की दरें स्थिर रही और इससे बाजार को कुछ बहुत सपोर्ट मिला। डॉलर इंडेक्स 101 के नीचे गिरा है, उसका भी फायदा है। ऑफकोर्स बाजार यहां पर लगातार कच्चे तेल पर नजर रखेगा, जहां पर 90-92 के आसपास के लेवल्स हमने फिर से बनते हुए नजर आए हैं, और उसका क्या कंसर्न इंपैक्ट यहां पर मार्केट्स में रहेगा, उस पर हमारी भी नजर रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस की आज लंबी लिस्ट है। कल का दिन भी काफी बेहतरीन था, क्योंकि हमने 103 बिलियन की बिड्स यहां पर आते हुए देखी थी, और आज का भी जो यहां पर रेडी रेकनर है, ये काफी ऑन द हायर साइड है। शुरुआत यहां पर कर लेते हैं शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के साथ, जो कि 1.5 बिलियन रेज करना चाहते हैं, और 2028 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ बाजार में आज ये बिड्स कलेक्ट कर रहे हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स दूसरी कंपनी है हमारी स्क्रीन पर, जो 4 बिलियन इकट्ठा करना चाहते हैं, और 2029 के बॉन्ड्स के साथ ये भी आज बाजार में बिड्स कलेक्ट कर रहे हैं। NIF इंफ्रा फाइनेंस 5.5 बिलियन के लिए मार्केट्स में है, तो नवी फिनसर्व 1.75 बिलियन आज बाजार से रेज करना चाहते हैं। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल भी आज बिड्स इकट्ठा कर रहे हैं, ये 1.5 बिलियन 1.5 बिलियन कलेक्ट करना चाहते हैं, और ये 2028 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ आज बाजार में है। जियो क्रेडिट, जो कि होली ओन सब्सिडरी है यहाँ पर जियो फाइनेंस की, 20 बिलियन कलेक्ट करना चाहते हैं। ये 2 बॉन्ड्स के द्वारा इस आज बिड्स इकट्ठी कर रहे हैं, और मल्टीपल मैच्योरिटीज के साथ ये बाजार में हैं। हीरो फिनकॉर्प पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि 5 बिलियन ये भी इकट्ठा करना चाहते हैं। 2028 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ ये भी आज बाजार में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बुक जो है वो अल्ट्राटेक की है, 50 बिलियन के लिए ये बाजार में है। 3 बॉन्ड्स के डिफरेंट मैच्योरिटीज के साथ ये मार्केट में हैं, और 50 बिलियन अल्ट्राटेक की तरफ से सबसे बड़ा टिल टाइम कंपनी के लिए रुपी बॉन्ड के द्वारा पैसा इकट्ठा करने का ये यहाँ पर योजना है, प्रयोजन है। तो उसके ऊपर एब्सोल्युटली बाजार की नजर रहेगी। अल्ट्राटेक इससे पहले भी काफी बड़े बड़े रुपी बॉन्ड्स यहाँ पर उसके जरिए पैसे इकट्ठे कर चुका है, जुटा चुका है, लेकिन 50 बिलियन क्लियरली सबसे बड़ी जो क्वांटिटी आज मार्केट्स में है, सबसे ज्यादा वो अल्ट्राटेक की तरफ से आती हुई। तो क्लियरली इस पर बाजार की नजर रहेगी कि किस तरह से ये बिड होता है, कैसे कंपनी पैसे कलेक्ट करती है। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट।